एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को JOA 939 जिसका पेपर आपका 24 अप्रैल को हुआ था, इस पेपर के मैं 60+ क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपके टिपिकल और एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वैसे तो पेपर आपका काफ़ी इजी था, लेकिन इस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैक्सिमम कैंडिडेट ने गलत किए हैं। वैसे वो सारे क्वेश्चन इजी थे, लेकिन सबके लिए वो इजी नहीं थे। इसलिए मैंने इस पूरे पेपर में 140 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, तो उसमें से मैंने 60+ क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं इस पेपर से जो मुझे लगा कैंडिडेट ने गलत किए हैं और वो उनसे गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके वो क्वेश्चन वो होंगे जो सबने सही सही नहीं किए हैं। किसी ने सही किए हैं। जिसने सही कर दिए थे उसके क्वेश्चन उसके नंबर 130+ आए हैं 140 में से कंप्यूटर में। लेकिन जिनके गलत हुए हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे नंबर कम है। इसलिए इस लेक्चर में इन क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। जैसा कि आपको पता है कि हर पेपर को CS सॉल्यूशन में डिटेल में डिस्कस किया जाता है कंप्यूटर के पेपर को, तो इस पेपर को भी कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। और कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस पेपर के, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराना जरूरी नहीं था। सिर्फ 60+ क्वेश्चन ऐसे थे इस पेपर में जो मुझे लगा आपको पता होना चाहिए डिटेल नॉलेज के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट MS एक्सेल डिफ़ॉल्ट सेल अलाइनमेंट। MS एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट सेल अलाइनमेंट होती है उसमें क्या होता है, जो आपके नंबर होते हैं वो होते हैं आपके राइट अलाइंड, लेकिन जो आपके टेक्स्ट होता है वो होता है लेफ़्ट अलाइंड। तो इसका आंसर आपका क्या आना था? ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट इज अलाइंड लेफ्ट एंड नंबर इज अलाइंड राइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे। ये आपका MS एक्सेल, ये आपका टेक्स्ट है, ये आपका लेफ्ट अलाइंड होगा, और यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 2007, मतलब कोई भी मैंने डिजिट ली है तो ये आपका राइट अलाइंड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो आपका टेक्स्ट होगा वो आपका लेफ्ट अलाइंड होगा बाय डिफ़ॉल्ट, एंड जो नंबर होगा, नंबर आपका राइट अलाइंड होगा। क्लियर? अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आप खुद भी सर्च कर सकते हो। आप लिखेंगे @CS solution @CS_solution 95, ये चैनल का यूज़र नेम है, इसको आप सर्च कर सकते हो। अगला क्वेश्चन था काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन, MS एक्सेल से वर्क डे फंक्शन। ये क्वेश्चन आपका ऐसा था जो मैक्सिमम कैंडिडेट ने किया है गलत। कुछ ही लोगों ने इसको सही किया होगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं लगा कि इसमें करना क्या है, लेकिन इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है। आपको दिया गया था, व्हाट विल बी दी वैल्यू रिटर्न बाय फार्मूला वर्क डे। वर्क डे का मतलब होता है वर्किंग डे। आपने इसमें निकालने थे वर्किंग डे। आपको डेट दी गई थी 1/1/2022, मतलब 1 जनवरी 2022, कॉमा 22 का मतलब है कि 1 जनवरी 2022 के बाद 22 दिन के बाद कौन सा आपका वर्किंग डे आएगा। इसका आंसर था आपका 1 फरवरी 2022। अब वो कैसे आया इसको समझते हैं। ये था आपका फंक्शन वर्क डे। आपने लिखा था इक्वल टू वर्क डे। आपको पता है कि हर एक फंक्शन को फॉर्मूला को लिखने के लिए इक्वल साइन लगाना पड़ता है। इसके होते हैं टोटल 3 पैरामीटर। इसके आपके टोटल 3 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट इज स्टार्ट डेट, सेकेंड होता है डेट, सॉरी, फर्स्ट होता है स्टार्ट डेट, सेकेंड होता है डेज, एंड थर्ड होता है हॉलीडेज़। शुरू के 2 पैरामीटर आपके रिक्वायर्ड है, लेकिन लास्ट का जो हॉलीडे है ये आपका ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। वर्क डे फंक्शन क्या काम करता है? वर्क डे फंक्शन रिटर्न अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ डेट। ये एक नंबर को करेगा रिटर्न, और जो आपका नंबर होगा वो आपकी एक डेट को करेगा रिप्रेजेंट। डेट इज इंडिकेटेड नंबर ऑफ वर्किंग डे बिफोर और आफ्टर अ डेट, दैट इज द स्टार्टिंग डेट। आपको एक डेट दी गई होगी जो आपका फर्स्ट पैरामीटर होगा। उस डेट के बाद आप जो भी नंबर लिखेंगे, जैसे कि आपने डे लिखा, आपने उतने डे कैलकुलेट करने हैं कितने वर्किंग डे हो गए। और इसमें क्या होता है आपका मेन फैक्टर, इट एक्सक्लूड, ये आपका वीकेंड एंड एनी डेट आइडेंटिफाइड एज हॉलीडे, मतलब आपका सैटरडे प्लस संडे, इसको ये काउंट नहीं करता। आपके सिर्फ मंडे से लेकर फ्राइडे तक काउंट होंगे वर्किंग डे। सैटरडे एंड सैटरडे को ये वर्किंग डे काउंट नहीं करेगा। ये इसका सिंटैक्स था।
वर्क डे, स्टार्ट डेट, डेज, हॉलीडेज, ये इसके 3 पैरामीटर है। शुरू के 2 आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब रिक्वायर्ड है, लेकिन जो थर्ड है आपका, ये आपका ऑप्शनल है। इस फंक्शन को मैं डिटेल में अलग से भी आपको कराऊंगा। जैसे कि मैंने आपको एम एस एक्सेल के फंक्शन कराए थे अलग से, वैसे आपको मैं वर्क डे भी अलग से करवाऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बताऊंगा कि काम कैसे करता है फंक्शन। इस पॉइंट को आप पढ़िए। एम एस एक्सेल स्टोर डेट एज सिक्वेंशियल सीरियल नंबर। एम एस एक्सेल में जो आपकी डेट स्टोर होती है वो एक सीरियल नंबर से स्टोर होती है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपका जनवरी 1, 1900, इसको काउंट किया जाता है एक, इसको एक नंबर काउंट किया जाता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको पूछूं कि जनवरी 1, 2008 को कौन सा डेट होगी, तो नंबर में आपका क्या आएगा, 39,448। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 1900 से के बाद आपके 39,448 डे आ गए वर्किंग इस डेट के बाद। इसी तरीके से जब इस फंक्शन को परफॉर्म किया गया, वर्क डे को इक्वल टू वर्क डे 1/1/2022, आपने जो डेट लिखनी है आपको एक कोटेशन मार्क में लिखनी है। अगर आपने कोटेशन मार्क नहीं लगाए आपके एरर आ जाएगा, हैश नम एरर। देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट आया है 44,593, ये आपका रिजल्ट आ गया। ये नंबर इसलिए आया, मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 जनवरी 1900 को काउंट करता है ये 1, और हमारा रिजल्ट आया है ये वाला। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 1900 के बाद आपके 44,593 दिन आपके आएंगे, और ये डेट कौन सी आपकी होगी, 1 फरवरी 2022। अब इसको आपको करना पड़ेगा कन्वर्ट। बाय डिफ़ॉल्ट आपका आंसर नंबर में आएगा, लेकिन आपने इसको नंबर से करना है डेट में चेंज। वो आप कैसे करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप सेल पे करेंगे राइट क्लिक और जाएंगे फॉर्मेट सेल पे, उसमें आप सेट कर सकते हो नंबर, करेंसी, कुछ भी कर सकते हो जो आपको चाहिए। लेकिन आपके एम एस एक्सेल में होम टैब में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है जनरल। आपने इसमें जाना है और आपने क्लिक करना है लॉन्ग डेट या फिर शॉर्ट डेट में, इनमें से किसी में आप क्लिक करेंगे, आपका जो रिजल्ट है वो आपका 1 फरवरी में बन जाएगा। अब बात करते हैं कि ये फंक्शन काम कैसे कैसे किया इसने। एक्चुअली इस फंक्शन ने काम कैसे किया। काम ऐसा किया कि मैंने आपको बताया कि इसमें दिया गया था 1 जनवरी 2022, 22 का मतलब था कि 1 जनवरी 2022 के बाद जब आपके 22 दिन होंगे तो आपका कौन सा वर्किंग डे आएगा, और उस 22 दिन में आपके सैटरडे और संडे काउंट नहीं किए जाएंगे। अब देखिए मैं आपके सामने कैलेंडर लेके आया हूँ जनवरी का। अभी देखिए 1 जनवरी 2022 को आपका शनिवार था, जो आपकी बेस डेट होती है उसको हम काउंट नहीं करते। जो भी आपको फर्स्ट डेट दी गई होगी स्टार्ट डेट, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से आपके डे वर्किंग आते हैं। मैंने आपको बताया कि संडे और शनिवार ये काउंट नहीं होंगे, तो इसलिए आप क्या करेंगे, 2, 9, 16, 23 ये संडे आगे आपके आगे, इसको काट दीजिए, ये हम काउंट नहीं करेंगे। और सैटरडे आपके हो गए 8, 15, 22, 29, इसको भी काट देंगे हम, ये काउंट नहीं करेंगे। तो बचे कितने, ये एरिया 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28। देखिए मंडे से लेकर फ्राइडे तक इसको ये काउंट करता है। तो इस तरीके से आपके ये हो गए आपके 3, 2, 5, 5 चौका 20, ये आपके हो गए 20। ठीक। और हम पहुंच गए हैं अब, ये देखिए हमने ये काउंट किए मंडे टू फ्राइडे, ये आपके 20 दिन हो गए। अब 29 को आगे शनिवार, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। 30 को आगे रविवार, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। मैंने आपको बताया संडे काउंट नहीं होंगे और सैटरडे भी काउंट नहीं होंगे। अब आता है सोमवार 31, तो आपकी ये हो गया आपकी 20, ये हो गया आपका 21, और 22वां कब आया आपका, 1 फरवरी 2022 को। इसलिए आपका आंसर आया 1/2/2022। दैट्स वाई योर आंसर इज 1 फरवरी 2022। ये देखिए नोट आपके लिए, डू नॉट काउंट संडे एंड सैटरडे, ओनली काउंट मंडे टू फ्राइडे। और जो आपकी बेस डेट होगी, जैसे आपकी जो आपको डेट होगी बेस वाली, उसको आप काउंट नहीं करेंगे। जैसे आपकी 1 जनवरी 2022 थी, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, आप 2 से काउंट करेंगे। इसीलिए हमारा आंसर आया 1 फरवरी 2022। और ये आपको दिया गया था ऑप्शन में। यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्हें 1 फैब लिखा है, फरवरी को शॉर्ट कर दिया इन्होंने, लेकिन ऑप्शन में और कोई है नहीं, तो इस आपका आंसर ये होगा 1 फैब 2022। इस फंक्शन को मैं आपको अलग से करवाऊँगा डिटेल में, और क्योंकि इसमें अभी टोटल 4 फंक्शन होते हैं इससे रिलेटेड, 4 फंक्शन आपके होते हैं वर्क डे से संबंधित, उनको सबको मैं कराऊंगा अलग से आपको। लेकिन इसमें आपका इतना हो गया, बस आपने ये याद रखना है कि यहाँ में आपको दिया गया था
1/1/2022, 22 22 का मतलब ये हुआ कि इस डेट के बाद जब आपके 22 दिन होंगे तो आपका कौन सा डे आएगा वर्किंग, उसमें आपने क्या करना है, संडे और सैटरडे को काउंट नहीं करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका थर्ड पैरामीटर है हॉलीडेज़, इसका क्या रोल था। इसका रोल ये था कि हमने आपको बताया कि संडे और सैटरडे को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन आपके महीने में आपकी छुट्टियाँ भी और भी होती है, जैसे आपका कोई त्यौहार हो गया उसको भी काउंट जाता है हॉलीडे में। अगर हम उसको भी काउंट कर देंगे तो उसको भी ये काउंट नहीं करेगा, तो आपके सैटरडे संडे काउंट नहीं करेगा, साथ में जो हम हॉलीडे मेंशन करेंगे, जो हमारी छुट्टियाँ होंगी उसको मेंशन करेंगे, उसको भी काउंट नहीं करेगा। उसके अलावा जो आपके डे बचेंगे आपके वर्किंग डे काउंट किए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है JV 939 का। ये सब क्वेश्चन आपको मैं जो करा रहा हूँ ये आपके वो क्वेश्चन थे जो इस पेपर की मैरिट को करेंगे डिसाइड। मतलब कंप्यूटर में आपकी जो मैरिट बनेगी वो इन क्वेश्चन से बनेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन है जो हर कैंडिडेट से सही नहीं हुए। भले ही ये क्वेश्चन आपके आसान थे, लेकिन सबको इतनी नॉलेज नहीं होती बेसिकली, इसलिए मैं आपको इस लेक्चर में इन सबको करा रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि JV 939 का पेपर आपका डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन था रोटेटिंग द डाटा फ्रॉम रो टू कॉलम और वाइस वर्सा। मतलब जो आपका डाटा होगा एम एस एक्सेल में उसको अपने रो से कॉलम करना है और कॉलम से रो करना है। जो आपकी रो है वो आपकी कॉलम बन जाएगी, जो आपका कॉलम है रो बन जाएगी। इस फंक्शन को बोलते हैं हम ट्रांसपोजिंग। ये एक एरे फंक्शन है। देखिए एग्जांपल के लिए मैंने आपको लिया है डाटा। रो हमारी क्या है, जैन फेब मार्च अप्रैल, और कॉलम क्या है हमारा 100 200 150 300। इस फंक्शन को आप लगाएंगे इक्वल टू ट्रांसपोज A1:B4, या इसकी रेंज होगी, मतलब A1 से लेकर B4 तक ये पूरा आपका सेलेक्ट हो गया। जब इसको आप करेंगे एंटर, आप इसको एंटर नहीं कर सकते, ये एक आपका एरे फार्मूला है, आपको इसमें करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर एक साथ। आपको इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ये आपको एक साथ प्रेस करना है, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, तभी ये फंक्शन काम करेगा। ये आपका एरे फार्मूला है। जो आपका एरे फार्मूला होता है उसमें आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होता है। अगर आपने नॉर्मल एंटर प्रेस किया तब ये काम नहीं करेगा। जैसे ही हमने इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो इसकी एक हिंट है, आपको कैसे लगेगा पता है कि आपका फंक्शन काम कर गया। देखिए बाहर इसमें करली बेसिस आ जाती है। देखिए करली बेसिस में ऑटोमेटिक आती है, हमने तो इसमें नहीं लगाई थी। हमने नॉर्मल ये टाइप किया था इक्वल टू ट्रांसपोज, लेकिन जैसे आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया इसके बाहर ऑटोमेटिकली करली बेसिस आ गई। ये आपकी एरे फार्मूले की पहचान है। अब देखिए आपका रिजल्ट क्या आया। ये आपका रिजल्ट आया, जो रो थी वो कॉलम बन गया, जो कॉलम था वो रो बन गया। देखिए जैन फेब मार्च अप्रैल ये आपके कॉलम बन गए, एंड जो आपकी कॉलम थी आपकी रो बन गई। 100 200 150 300, ये इस तरीके से काम करता है। डाटा आपका यह था, लेकिन जब ट्रांसपोज लगाया तो ये उल्टा हो गया, रो कॉलम बन गया, कॉलम रो बन गई। क्लियर। अगला क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल से। यहाँ पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ चार्ट टाइप। MS एक्सेल में इनमें से कौन सा चार्ट नहीं है। आपका इसमें से एरिया चार्ट होता है, स्कैटर प्लॉट होता है, लाइन होता है, लेकिन आपका वॉल्यूम चार्ट नहीं होता। ऑप्शन सी। देखिए जब आप MS एक्सेल में जाएंगे चार्ट में, टोटल आपके ये चार्ट होते हैं। देखिए आपका एरिया भी आ गया, स्कैटर भी आ गया, लाइन चार्ट भी आ गया, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपका वॉल्यूम नहीं है, इसलिए आपका आंसर वॉल्यूम हुआ। आपको ये भी याद रखने पड़ने थे, जो कि हर कैंडिडेट को याद नहीं थे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर मैपिंग IPv4 एड्रेस टू मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपका ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो IPv4 से आपका मैक एड्रेस को निकालता है। डैट इज़ दी ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP का पूरा नाम होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका काम होता है IP से मैक निकालना। मतलब आपके पास IP एड्रेस है तो आप मैक एड्रेस पता कर सकते हैं मशीन का। मैक एड्रेस आपका होता है फिजिकल एड्रेस, एंड IP एड्रेस होता है आपका लॉजिकल एड्रेस। लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए थे, DNS SNMP TCP। आपको इनकी नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हर एक ऑप्शन को डिस्कस किया जाता है CS सोल्यूशन में विद डिटेल नॉलेज, इसलिए इसको भी आपको मैं बताऊंगा कि आपके आंसर बाकी क्यों नहीं हुए। ये देखिए आपका था SNMP। ये क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इट इज़ अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज फॉर मैनेजमेंट एंड
मॉनिटरिंग फॉर नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस, आपके नेटवर्क में जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगी उसको करेगा मैनेज, पूरी नेटवर्क को करता है मैनेज। आपका अगला था ARP, ये आपको मैंने बता दिया ये क्या करता है आपका। इट इज़ अ प्रोटोकॉल और प्रोसीजर दैट कनेक्ट एंड एवर चेंजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस टू अ फिजिकल फिक्स्ड मशीन एड्रेस नॉन एज दी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपका अगला था TCP। TCP stands for Transmission Control Protocol. It is a communication standard protocol that enable application program and computing device to exchange messages over network. नेटवर्क में मैसेज करता है एक्सचेंज एंड ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मतलब इसमें डाटा की होती है गारंटी, आपने जो डाटा भेजा है वो आपका सक्सेसफुली पहुंच गया है, आपको पता लग जाता है। वो कैसे, जो रिसीवर है वो भेजता है बैक एक्नॉलेजमेंट किसको, सेंटर को। लास्ट आपका DNS। DNS क्या करता है आपका, इट इज़ अ डोमेन नेम सिस्टम और वी कैन से डोमेन नेम सर्वर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम इनटू अ स्पेसिफिक IP एड्रेस, आपके डोमेन नेम को IP एड्रेस में करता है ट्रांसलेट। जैसे आपका कोई IP एड्रेस है 192.168.10.0, मान लो ये आपका कोई IP एड्रेस है तो उसको ये कर देगा google.com में, क्योंकि हम इसको याद नहीं रख सकते, ये आपके नंबर थे इसको याद नहीं रख सकते थे। इसलिए कंसेप्ट है DNS का कि जो आपका ह्यूमन है वो ऐसे नंबर याद नहीं रख सकता, इसलिए आपको ज़्यादा ईजी क्या याद रहेगा google.com, gmail.com, ये आपको ज़्यादा ईजी याद रख सकता है एज़ कम्पेयर टू दैट नंबर। अगला क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक। MS वर्ड में आपका कौन सा सेक्शन ब्रेक वैलिड नहीं है। आपका इसमें कंटिन्यू होता है, और पेज होता है, नेक्स्ट पेज होता है, लेकिन प्रीवियस पेज नहीं होता। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। जानते हैं ये आपका ऑप्शन कहाँ था। पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन ब्रेक का यूज़ क्या है। सेक्शन ब्रेक्स आर यूज टू चेंज द लेआउट और फॉर्मेटिंग इन सेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में आपके सेक्शन को का लेआउट आपने चेंज करना है तो आप यूज़ करेंगे सेक्शन ब्रेक को। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये में आपको मिलेगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आप जाएंगे, आपको यहाँ मिलेगा सेक्शन ब्रेक। देखिए 4 दिए गए इसमें, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस पेज, इवन पेज, ऑड पेज। यहाँ पे कहीं भी प्रीवियस पेज नहीं है, इसलिए आपका आंसर आया प्रीवियस पेज। मैं आपको हर एक आंसर बताऊँगा विद वैलिड प्रूफ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, आपकी डाउट क्लियर होने चाहिए। यही सी सोल्यूशन का मकसद है। अब समझते हैं इनके कंसेप्ट को। ये था आपका नेक्स्ट पेज। अ नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन दी नेक्स्ट पेज। आपका जो सेक्शन होगा वो नए पेज से स्टार्ट होगा। जैसे आपका एक आपने फर्स्ट पेज पे हो, आपने आपने नेक्स्ट पेज लगाया तो आपका जो सेक्शन बनेगा वो सेकंड पेज पे बनेगा। अगला आता है आपका कंटिन्यूस। कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन सेम पेज। आपका जो सेक्शन है वो सेम पेज पे बन जाएगा। मान लो आप इस पेज पे काम कर रहे हो तो आपने सेक्शन लगाया कंटिन्यूस वाला, तो आपका इसी में ही सेक्शन बन जाएंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट के अंदर। अगला आता है आपका इवन पेज या फिर ऑड पेज। इवन का मतलब है कि आपका जो पेज सेक्शन बनेगा वो आपका इवन पेज में बनेगा। मतलब आप सेकंड पेज पे थे तो आपका सेक्शन बनेगा फोर्थ पेज पे, फोर्थ पे थे तो 6 बनेगा, अगर 6 पे थे तो आपका 8 में बनेगा। लेकिन रही बात ऑड की, इसका उल्टा है। अगर आप फर्स्ट पेज पे थे तो आपका सेक्शन बनेगा थर्ड पेज पे, अगर आप थर्ड पे थे सेक्शन बनेगा 5 पेज पे और नंबर पे। क्लियर। अगला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ द वाइल्ड कार्ड दैट मैच वन और मोर अकरेंस ऑफ अ पैटर्न इन MS वर्ड स्पीच सर्च, सॉरी MS वर्ड में सर्च के लिए ऐसा कौन सा वाइल्ड कार्ड करेक्टर है जो आपका एक या एक ज़्यादा कैरेक्टर करता है मैच, दैट इज़ एस्ट्रिक। ये आपका वो क्वेश्चन है जिसको आप करेंगे चैलेंज। आपने चैलेंज कर दिया होगा, मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाई थी कि ये क्वेश्चन आपका आंसर के में गलत दिया गया है। आंसर के में इसका आंसर दिया गया है @ जो कि गलत है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास प्रूफ है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में। देखिए ये आपकी MS की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपका कहीं भी एडर नहीं दिया गया है। स्टार का मतलब होता है मैच एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर यू कैन यूज़ एस्ट्रिक। मतलब अगर आपने लिखा WH स्टार, इसका क्या मतलब होगा, तो ये आपका WHAT वट, वाइट एंड वाई इनको मैच कर देगा, क्योंकि सबके शुरू में लगा है WH। मतलब आपके ऐसे वर्ड जिनके शुरू में WH लगा है उनको ही फाइंड कर देगा। ये आपका मतलब होता है स्ट्रिक का एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर को फाइंड करना। आपका नेक्स्ट था क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है, ये आपका करता है सिंगल कैरेक्टर को मैच, सिंगल अल्फ़ाबेट को। फॉर एग्जांपल आपने लिखा B क्वेश्चन मार्क LL, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका एक कैरेक्टर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, जैसे कि बॉल, बेल, बट आपका बिल नहीं होगा। हाँ बिल होगा, सॉरी, हाँ बॉल होगा, बेल होगा, बिल होगा। मतलब आपका बीच में कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, लेकिन शुरू में आपका B और लास्ट में LL होगा। अगला था आपका स्क्वायर ब्रैकेट, मैच कैरेक्टर विद इन ब्रैकेट। आपकी इस ब्रैकेट में जो कैरेक्टर होगा सिर्फ वही मैच होना चाहिए। जैसे कि लिखा गया है B
AELL, मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखा गया है A और E। जहाँ पे भी आपके सेंटर में ये वर्ड होंगे आपके मैच कर जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि लिखा है बॉल, देखिए इनमें से कोई भी मैच कर सकता है, जो इन दोनों चाहिए, बॉल हो गया, बेल हो गया, लेकिन आपका बिल नहीं आ सकता। BILL इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका ए और ए में से कोई मैच नहीं हो रहा है, या आपका आई अलग आ गया, या फिर ए होता या फिर ई होता। अगला था आपका एक्सक्लूड। एक्सक्लूड होते हैं इस तरीके से, आपने लगा दिया सेम क्वेश्चन है लेकिन हमने AE से पहले लगा दिया एक्सक्लूड। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऐसे वर्ड फाइंड आउट होंगे जिसमें आपका ए और ई नहीं होगा। जैसे कि आपका आंसर अब क्या आएगा, बिल आ जाएगा, बुल आ जाएगा, लेकिन इस केस में बॉल एंड बेल नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या है एक्सक्लूड, कि हमें ए और ई नहीं चाहिए। उसी के साथ था ये हाइफन। हाइफन क्या करता है, AC हमने लगाया है मैच अ रेंज ऑफ कैरेक्टर। ये आपका करता है एक रेंज के कैरेक्टर को करता है मैच। इट मैचेस अ रेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब A और C हमने लिखा, हाइफन लगा दिया, मतलब इसके बीच में जो भी रेंज में कैरेक्टर होंगे वो मैच करेंगे। बोलने का मतलब है कि अगर मैंने लिखा A और F, तो A और F के बीच में जितने भी लेटर हैं अगर वो मैच होते हैं तो आपका आपका जो वर्ड है मैच हो जाएगा, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने लिया एग्जांपल में A और C, A और C में आपका क्या आता है B, तो आपका जो भी ऐसे वर्ड सेंटर में जिसके B आ रहा है, बोलने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं BAD, बैड। ये आपका सर्च हो जाएगा। वो सर्च इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका A है वो A और C के रेंज में है। अगला है BBD। BBD इसलिए आया क्योंकि A और C के बीच में कहता है B, ये आपका इसकी रेंज में है। अगला है BCD, ये भी आपका सर्च होगा, वो सर्च इसलिए होगा क्योंकि A एंड C के बीच में आपको C आता है। मतलब इस पूरी रेंज में जो भी आपके लेटर आ रहे हैं वो सर्च हो जाएंगे। शुरू के लास्ट क्या रहेंगे, BOD। सेम आपका रहेगा हैश लास्ट आपका इट मैच एनी सिंगल न्यूमेरिक कैरेक्टर। आपका कोई भी न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा सिंगल, उसको मैच करेगा। जैसे कि मैंने लिखा 1#3, तो आपका हैश में आपका कोई भी हो सकता है, आइदर 0 1 2 कुछ भी। मतलब कंडीशन ये है कि शुरू में आपका 1 और 3 रहना चाहिए। ये इसका मतलब था कि हैश में आपका कुछ भी आ सकता है सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन शुरू में आपका 1 और 3 होगा। इसलिए आपका आंसर आया 103 113 123। सेंटर में आपका 0 1 2 आ गया। ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके वाइल्ड कैरेक्टर के। इसमें आपका कहीं भी एड नहीं था माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ A4 पेपर। जो आपका पेपर A4 होता है वो साइज़ क्या होता है, साइज़ का होता है 210 मिलीमीटर से लेकर 297 मिलीमीटर। ये भी हर कैंडिडेट को पता नहीं था, इसलिए क्वेश्चन ने गलत किया। ये आपको कहाँ मिलेगा, पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आप जाएंगे, आपको यहाँ पे शुरू में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेटर। यहाँ देखेंगे आप A4, यहाँ पर लिखा गया है A4 में 21 सेंटीमीटर से लेकर 29.7 सेंटीमीटर। यहाँ बात की गई सेंटीमीटर की, लेकिन आपको ऑप्शन में देखा था मिलीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर निकालना आना चाहिए था। वो कैसे होगा, इस तरीके से होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। इस तरीके से आपका क्या हुआ, 21 सेंटीमीटर क्या बन गया आपका 210 mm, और 29.7 बन गया आपका 27 mm। इसलिए आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर C। क्लियर। अगला क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड लोकल IPv4 एड्रेस। इनमें से आपका कौन सा वैलिड नहीं है, वैलिड आपका कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका वैलिड इसी नहीं हुआ क्योंकि आपका ये रेंज से बाहर है। देखिए IP एड्रेस की रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक, और 260 आपका 255 से बाहर आ रहा है, इसलिए आपका रेंज में नहीं है। बाकी सब आपके रेंज के अंदर है, लेकिन C आपका रेंज के बाहर है। 260 इसमें अलाउड नहीं है, 255 इसका मैक्सिमम रेंज थी। अगला क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड मेक यूज़ ऑफ ICMP मैसेज टू टेस्ट दी रीचेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफाइड कंप्यूटर नेटवर्क। अगर आपने नेटवर्क की रीचेबिलिटी चेक करनी है तो आपका कौन सा होगा, कौन सी कमांड होगी, मैंने आपको बताई थी, ये होती है पिंग कमांड। ऑप्शन नंबर C, पिंग का पूरा नाम क्या था, पैकेट इंटरनेट और इंटरनेटवर्क ग्रोपर। इसका काम होता है नेटवर्क की रीचेबिलिटी को चेक करना, मतलब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जब आप कनेक्शन रहेंगे तो आप पहले चेक करेंगे क्या मेरा कनेक्शन इससे बन रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी कौन सी पॉपुलर है लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इन चारों में से देखा जाए तो आपकी आंसर था आपका रेड हार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए आपके लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से होते हैं। रेड हार्ट आपको मैं बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि फेडोरा एंड रेड हार्ट एंटरप्राइजेज लिनक्स फ्रॉम रेड हार्ट।
पहला ये हो गया, उसके बाद ओपन शूज एंड शूज, उबंटू फ्रॉम कैनोनिकल, उसके बाद ओरेकल लिनक्स फ्रॉम ओरेकल एंड कमर्शियल, while others such as Debian and Slackware are community developed. इसकी पीडीएफ आपको, जो मैं पूरा आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी, क्योंकि अभी मैंने इसमें आंसर टिक नहीं किए हैं। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें आपको प्रॉपर आंसर टिक किए हुए पहले से मिलेंगे, इसलिए कुछ दिन का टाइम दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी आप सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दीजिए। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए लिनक्स के, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगला क्वेश्चन था विच इज़ दी ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्स ओवर द इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग। आपकी फीचर थी ये पे एज यू गो प्राइसिंग, इसको बोलते हैं पे एज यू गो प्राइसिंग। इसका आंसर था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए समझते हैं इसके कंसेप्ट को। ये देखिए, पे एज यू गो इज़ दी कॉस्ट मॉडल फॉर क्लाउड सर्विसेज। ये आपका क्लाउड सर्विस का एक मॉडल था, पे एज यू गो, दैट encompass both subscription based and consumption based model. It contrasts to traditional IT cost model that require upfront capital expenditure for hardware and software. PAYG, pay as you go, is known as pay and go, pay per usage, pay per use और pay as you use। इसके 4 नाम हैं, कोई भी आ जाए आप उसको टिक करोगे। अगला क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ सेल एट रो 25 एंड कॉलम 30। मतलब कॉलम आपका 25 है एंड रो आपकी 30 है। मैंने आपको बताया था कि सेल एड्रेस कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपका क्वेश्चन पक्का सही हुआ होगा। आपका कंसेप्ट क्या था, पहले आपका आता है कॉलम, फिर आती है आपकी रो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कॉलम एंड रो क्या बोली इसने 25, तो आपके सी और डी तो एलिमेंट हो गए, क्योंकि 25 लास्ट में कहीं भी नहीं है, क्योंकि रो तो आपकी लास्ट में आनी थी, तो आपका 25 लास्ट में आना था। अगर आपको कंसेप्ट पता था आप कर सकते थे। तो ये दो हो गया एलिमिनेट। बचते हैं आपके ए और बी ऑप्शन, ए सी या फिर ए डी। कॉलम आपका ए सी होगा या फिर ए डी होगा। मैंने आपको बताया था कि कॉलम आपके ए से जेड तक होते हैं, उसके बाद आपका क्या होता है, जेड के बाद ए बी ए सी ए डी अप टू ए जेड। तो ए से जेड आपका 26 हो गया, 27 28 29 30। तो 30 पे कौन सा आया आपका ए डी, दैट्स वाई योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए डी 25। ये आपका आंसर हो गया, 30 कॉलम 25 रो। क्लियर। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस। कौन सा आपका वैलिड नहीं है। आपका वैलिड ये नहीं है। वैलिड ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपके हमेशा रो एंड कॉलम होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके दोनों कॉलम दे दिए गए हैं, ए भी आपका कॉलम है, जी भी कॉलम है। इसलिए आपका एक गलत हो गया। आपके दोनों कॉलम इकट्ठे साथ नहीं हो सकते, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसलिए आपका आंसर डी गलत हो गया। बाकी ये आपका मिक्स्ड एड्रेस है। मिक्स्ड कैसे हुआ, क्योंकि ए आपका रिलेटिव एड्रेस हो गया एंड $5 आपका एब्सोल्यूट हो गया। ये भी आपका मिक्स्ड है, $A आपका एब्सोल्यूट है एंड 5 आपका रिलेटिव है। ये आपका एब्सोल्यूट हो गया क्योंकि दोनों में लगा है डॉलर। मैंने आपको बताया था अगर डॉलर साइन होगा तो आपका एब्सोल्यूट एड्रेस होगा, अगर नॉर्मल होगा तो आपका रिलेटिव एड्रेस होगा। डॉलर का यूज़ किया जाता है टू फिक्स दी वैल्यू ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन था हाउ मैनी सेल, आपके कितने सेल होंगे इस रेंज में, B2 से लेकर F12 तक आपके कितने सेल होंगे। आपका आंसर होगा 55। अब ये कैसे काउंट करना था आपने, मैंने आपको ये भी बताया था। ये देखिए मैंने आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये आपका कॉलम है BCDEF, कॉलम कितने हो गए 5, और आपने कहा था B2 से F12 तक। B2 यहाँ हो गया और ये आपका B2 हो गया, ये आपका B12 हो गया। कितने बने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आपके रो हो गई और कॉलम कितने थे 1 2 3 4 5, 5 कॉलम, 11 पंजे 55। देखिए आपको बताया मैंने यहाँ पे 11 आपकी रो है। ये देखिए 11 आपकी रो है, 5 कॉलम है और 11 पंजे 55। ये आपका आंसर आ गया 55। 55 आपके टोटल सेल बनेंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। अभी आपको मैंने बताया कि एब्सोल्यूट में आपको लगता है डॉलर साइन। डॉलर कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका कंप्लीट हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। $7, ए आपका कॉलम है, 7 आपकी रो है।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेल कंटेनिंग, आपको दिया गया था इक्वल टू 5 इंटू 900%, तो यह आपका हो गया 5 इंटू 900%, परसेंट को आप लिखेंगे इंटू 1/100, 100 9 900, 9×5 45, आपका आंसर क्या आ गया 45, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन था, व्हाट विल बी दी एड्रेस ऑफ सेल रेंज, आपका रेंज है A3 से लेकर G5, मैंने आपको बताया था रेंज के लिए क्या होता है कॉलन साइन, तो कॉलन कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में, A3 से लेकर G5, इसमें आपका क्या कौन कौन से आ गए A3 A4 A5, B3 B4 B5, C3 C4 C5, D3 D4 D5, E3 E4 E5, F3 F4 F5, G3 G4 G5, ये सब इसमें आ गए। अगला क्वेश्चन था आपका काउंट ए का, मैंने आपको ये भी कराया था कि काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको काउंट के सारे फंक्शन कराए थे, काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक काउंट इफ एस, 5 फंक्शन कराए थे, लेकिन यहाँ बात की गई थी काउंट ए की। काउंट ए में क्या करता है, ये आपके सारी वैल्यू का काउंट करता है, आपकी न्यूमेरिकल भी प्लस अल्फ़ाबेट भी, लेकिन जो काउंट था, काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल को करता है काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल को काउंट करता था, लेकिन जो काउंट ए है आपका न्यूमेरिकल प्लस जो आपका टेक्स्ट होगा उसको काउंट करेगा, लेकिन ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे काउंट A1 से लेकर D5 तक, तो A1 से लेकर D5 आपका सारा आ गया, ये पूरा आपका टेबल सेट हो गया, लेकिन इसका आंसर आपका 12 ही क्यों आया, 12 इसलिए आया, देखिए 4 4 8 4 12, इससे आपका आंसर 12 आया, लेकिन जो आपके ब्लैंक है ये काउंट नहीं होंगे, काउंट ए का काम नहीं है ये, काउंट ए आपका सिर्फ टेक्स्ट को और नंबर को करता है काउंट, ऑप्शन ए आपका सही आंसर था 12। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द MS Excel फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल इन ए गिवन रेंज, नॉन एम्प्टी सेल का मतलब हो गया कि आपके वो खाली नहीं हो सकते, तो आपका यहाँ पे काउंट 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 NB ये फंक्शन नहीं होता है, काउंट E ये फंक्शन नहीं होता है, बात आती है काउंट ए की काउंट की, तो काउंट में तो लगी है रिस्ट्रिक्शन कि ये करेगा न्यूमेरिकल, और काउंट ए करता है आपका सब कुछ, तो हम देंगे किसमें प्रेफरेंस, काउंट ए में, इसलिए आपका आंसर काउंट ए आया, क्योंकि यहाँ बात की जाएगी प्रेफरेंस की, हमें सब चाहिए, हमें सिर्फ नंबर ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन था, MS Excel में बाई डिफॉल्ट कितनी होती है शीट, ये आपकी होती है 3, ये देखिए एग्जांपल बताया आपको मैंने, जब MS Excel ओपन करेंगे आपको बॉटम में दिख जाएगा शीट 1 शीट 2 शीट 3, बाई डिफॉल्ट आपकी होती है 3 शीट्स। अगला क्वेश्चन था, डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़, जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें आपके कितने डिजिट होते हैं, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर कर दिया 9, 9 नहीं होते 10 होते हैं, वो कैसे देखिए, इसकी रेंज होती है आपकी 0 से लेकर 9 तक, तो आपने क्या काम था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स वाई आपका आंसर 10 आया। और डेसिमल का बेस होता है आपका 10, बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, एंड हेक्साडेसिमल नंबर का सिस्टम का बेस होता है 16। क्लियर। अगला क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, 1010, ये आपका नंबर दिया गया है डेसिमल में, आपने इसको आपने सॉरी ये आपको नंबर दिया गया है बाइनरी में, आपने इसको चेंज करना है डेसिमल में, मैंने आपको बताया था कि 1010, वैसे तो अगर चले बेसिक मेथड से, बेसिक मेथड क्या बोलता है 2 रेज़ पावर 0, 2 की 1 2 की 2 2 की 3, फिर हम क्या करते थे इसको करते थे इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, लेकिन ये आपका नंबर मेथड पड़ता है, क्योंकि जब भी आप इसको ओपन करेंगे 2 के बराबर 0 क्या होगा 1, 2 के बराबर 1 क्या होगा 2, 2 के बराबर 2 क्या होगा 4, 2 के बराबर 3 क्या होगा 8, इसलिए हमें शॉर्ट मेथड क्या करेंगे यूज़ 1010, हमें ये याद रखना होगा 1 2 4 8, जहाँ पे 0 है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब 0 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 ही आएगा, इसे इसको कहीं हम कैंसिल, बचा क्या आपका 8 और 2, 8 एकम 8 2 एकम 2, 8 2 को क्या जाएगा प्लस, बाद में इनको हम प्लस करते हैं, आपका आंसर आ गया 8 + 2 दैट इज़ 10। 94 था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर आपको मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 15 होती है रेंज, और उसमें 9 के बाद आप 10 नहीं लिख सकते, 10 को लिखते हैं आप A, 11 को लिखते हैं B, एंड 12 को लिखते हैं C, 13 को D, 14 को E, एंड 15 को F। तो अब देखेंगे आप चारों में से गलत कौन सा है आपका B, देखिए यहाँ पे BAD अलाउड है, BED भी अलाउड है, ACE भी अलाउड है, लेकिन BEG यहाँ पे G गलत आ गया, इसलिए आपका ये अलाउड नहीं है, यहाँ बात की गई नॉट, कौन सा आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर B सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था आपका, यहाँ पूछा गया था आपका, अब बाइनरी नंबर कैन इजिली कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ
बिट फ्रॉम LSB। LSB क्या होती है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और आपका ये आंसर का था 4। जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसमें हम बनाते हैं 4 के पेयर। फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दिया गया है 1001111। तो इस पूरे डाटा में, पूरे नंबर में आपका LSB क्या है? ये जो लास्ट बिट होती है इसको बोलते हैं LSB, और जो फर्स्ट बिट होती है इसको बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर होगी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब मैंने बात की यहाँ पे इसमें बनते हैं 4 के ग्रुप, और वो कहाँ से बनते हैं? LSB से, मतलब यहाँ से बनेंगे, एरो यहाँ से यहाँ लगेगा, 4 का ग्रुप ये बन गया और 4 का ये बनेगा। जब भी आपका ग्रुप पूरा ना बन रहा हो तो आप इसमें 0 ऐड करेंगे। देखिए इस केस में हमारे 3 डिजिट थी, हमने लास्ट में 0 ऐड कर ली, आपका ग्रुप बन गया। इस ग्रुप के बनने के बाद क्या करते हैं? इसको चेंज करते हैं डेसिमल में। तो आपका, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, 10010111। मैंने आपको बताया 4 ग्रुप बनेंगे। 4 ग्रुप आपका ये बनेगा पहला, ये बनेगा दूसरा, ये आपका LSB है, ये MSB है। जब ग्रुप बन जाते हैं तो उसको चेंज करते हैं हम डेसिमल में। तो 1 2 4 8 कैंसिल हो गया, 4 2 6 एक साथ, ये हो गया 7 आपका। 1 1 2 4 8, 0 0 कैंसिल हो गई, 8 और 1 9। तो आपका आंसर क्या आ गया? 97। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसे ही बता दिया। बोलने का मतलब ये था कि इसमें ये पूछा गया था कि हम ग्रुप कहाँ से बनाते हैं? LSB से। तो LSB आपकी होती है लास्ट बिट, यहाँ से आपके ग्रुप बनते हैं इस तरफ को। जो फर्स्ट बिट होती है उसको बोलते हैं MSB। उसी से संबंधित आपका अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज MSB स्टैंड? बाइनरी नंबर सिस्टम में MSB क्या होता है? आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो आपकी पहली बिट होती है। जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल के लिए, यहाँ क्या है 1010, इसमें आपकी जो ये बिट है ये वाली, ये आपकी MSB है, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं लास्ट बिट को LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर? व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड? MS वर्ड में आपकी डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है? लेफ्ट। देखिए जब भी आप MS वर्ड खोलेंगे तो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट मिलेगी अलाइनमेंट। टोटल इसमें 4 होती है, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, सेंटर, टोटल 4 होती है अलाइनमेंट। इसका आंसर आपका था लेफ्ट। अगला क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर? आपका विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। कब आया था? 1971 में। ये आपका पहला पहला ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था जो आपका वर्ल्ड का था। और इसके फादर कौन है? मार्शियन टेड हॉफ, इसके फादर है। अगला क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी आपका क्वेश्चन ऐसा था जो हर किसी को पता नहीं था, किसी किसी का आंसर सही हुआ इसमें, क्योंकि इतनी डीप कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जो डीप पढ़ता है वही कामयाब होता है। देखिए, द वर्ड एल्गोरिदम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ द विच इस्लामिक स्कॉलर? ये जो आपका वर्ड है एल्गोरिदम का, ये किसने डिराइव किया था? इसका पूरा नाम था मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वारजिमी, और यहाँ पे लिखा गया है अल ख्वारजिमी, आधा नाम दिया गया है, तब भी हमारा आंसर ऑप्शन बी बनेगा, आई अल ख्वारजिमी। ऑप्शन बी सही आंसर इसका है, ये इसका पूरा नाम था। आपको पूरी नॉलेज पता होनी चाहिए, इसी मैंने आपको पूरा नाम बताया है इसमें कि पूरा नाम इसका यह था। अगला क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट की इज़ यूज टू रन स्निप एंड स्केच टूल? जो आपका स्निप एंड स्केच टूल होता है ये आपका विंडो 10 में होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और इसकी शॉर्ट की क्या होती है? विंडो शिफ्ट एस। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये देखिए जब भी आप इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा विंडो लोगो की प्लस शिफ्ट प्लस एस, यहाँ पे लिखा गया होता है शॉर्टकट की इसकी। आपने सर्च मेन्यू पे लिखना है स्निपिंग टूल, जैसे आप स्निपिंग टूल लिखेंगे ये ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो विंडो लोगो की प्लस शिफ्ट एस, इसकी शॉर्टकट की है। अगला क्वेश्चन था, विच कमांड इन विंडो 10 प्रोवाइड ऑप्शन टू मैनेज योर कंप्यूटर ड्राइव्स, डिस्क पार्टीशन, वॉल्यूम एक्सेट्रा? इसका आंसर था आपका डिस्क पार्ट। नाम से पता लग रहा है डिस्क पार्टीशन, ये आपकी कमांड होती है। देखिए आपको एग्जांपल के लिए मैंने समझाया यहाँ पे, आप लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे डिस्क पार्ट, जैसे आपने डिस्क पार्ट लिख दिया तो आपका कमांड रन हो जाएगी। और आप जैसे लिखेंगे आप डिस्क पार्ट के अंदर आ जाएंगे, आप लिखेंगे लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क से क्या होगा? आपकी जो भी डिस्क होगी सिस्टम में, जो भी आपकी ड्राइव होगी वो लिस्ट हो जाएगी। जैसे कि इस केस में तो आपकी 2 है, डिस्क 0 डिस्क 1। तो डिस्क जो 0 है आपकी, ये आपकी 931 GB की है, लेकिन
फ्री आपकी सिर्फ 0 बाइट है। डिस्क 1 आपकी है 2794 GB, मतलब 3 TB की है। तो इसमें आपकी 1024 KB खाली है। तो ये आपका हो गया लिस्ट डिस्क। उसके बाद क्या करेंगे आप, अगर आपने इसको और चलाना है आप कर सकते हो डिस्क पार्ट सेलेक्ट डिस्क 1। आपने 1 को सेलेक्ट किया तो आपकी 1 डिस्क सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है डिस्क 1 इज़ नाउ सेलेक्टेड। तो आप इसके अंदर आ चुके हैं। अगर आपने लिख दिया डिस्क पार्ट क्लीन तो आपका क्या होगा, आपका डिस्क क्लियर हो जाएगी। मतलब ये इसकी फर्दर कमांड्स है डिस्क को करने के लिए। मतलब इस कमांड से आप इस डिस्क की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो जो इसमें बताया गया है। देखिए यू कैन मैनेज योर कंप्यूटर डिस्क ड्राइव्स, उसकी पार्टीशन कर सकते हो, उसके वॉल्यूम को चेक कर सकते हो, कितनी फ्री है वो चेक कर सकते हो, एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन। ये आप CMD में चेक कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। अगला क्वेश्चन था हमारा, विच कमांड इन विंडो 10 डिस्प्ले IP एड्रेस, सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे फॉर ऑल नेटवर्क एडेप्टर। द राइट आंसर इज IP config, इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आप लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे अगेन IP config, जैसे आपने IP config लिखा आपको मैसेज आ जाएगा विंडो IP कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पे आपको आ जाएगा पूरा, मैंने इसको राउंड किया है। IP4 आपका एड्रेस आ जाएगा, सबनेट मास्क आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये इस कमांड का काम है, ये आपको एक साथ IP एड्रेस प्लस सबनेट मास्क और जो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो आपको बता देगा। आपका अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन दी रन डायलॉग बॉक्स। अगर आपने विंडो में रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, विंडो लोगो की +R। जो आपकी कीबोर्ड में विंडो की बनी होती है +R आप दबाएंगे तो आपका रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये देखिए कुछ इसी से खुलता है वो। और इस जब भी आपका ये बॉक्स खुलेगा इसमें आप जो भी कमांड टाइप करोगे आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे आपने MS एक्सेस को खोलना है शॉर्टकट टिक से तो आप टाइप करेंगे MS एक्सेस। आपने MS एक्सेस टाइप किया तो आपका खुल जाएगा ओके करके MS एक्सेस। अगर आपने खोलना हो MS वर्ड आप लिखेंगे विन वर्ड, इससे आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। सेम इसी के साथ अगर आपने पावर पॉइंट ओपन करना है तो आप लिखेंगे पावर पॉइंट, इससे आपका MS पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ये आपके शॉर्टकट तरीके होते हैं प्रोग्राम को खोलने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज़ नॉट अलाउड फाइल नेम। MS विंडो में आपका कौन सा कैरेक्टर अलाउड नहीं है फाइल नेम के लिए, दैट इज़ दी एस्ट्रिक। आप एस्ट्रिक अलाउड नहीं है आपको, बाकी सब आपके अलाउड है। मैंने आपको एग्जांपल देखिए, मैं एक फ़ाइल ली है मैंने HC एंड सबऑर्डिनेट कोड क्लर्क, ये फाइल है। जैसे मैंने इसमें एस्ट्रिक दबाई तो ये अलाउड नहीं हुई, इसमें बता दिया इसने मेरे को कि कौन कौन से अलाउड नहीं है। अब आपको देते हैं एडवांस नॉलेज। यहाँ तो आपको पता लग गया कि एस्ट्रिक अलाउड नहीं है, लेकिन एस्ट्रिक के अलावा कौन कौन से अलाउड नहीं है। अ फाइल नेम कैनॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। आपके फाइल नेम में ना तो आपका स्लैश आएंगे, ना तो कोलन आएंगे, ना एस्ट्रिक, ना क्वेश्चन मार्क, ना कोटेशन, ना तो ये सिंबल आएंगे, ना ये सिंबल आएगा। इनको आपने रखना है याद। ये फ़ोटो मैंने टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दी थी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन था हमारा CSS से, हाउ एन इनलाइन CSS इज़ यूज्ड इन एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में अगर आपने लगानी है इनलाइन CSS आप कैसे अप्लाई करेंगे। 3 तरीके की होती है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर बात की जाए इनलाइन की तो आपका स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होगा, ना कि स्टाइल टैग। लोग कन्फ्यूज़ हो गए, सबने इसका आंसर स्टाइल टैग कर दिया, लेकिन स्टाइल टैग नहीं होगा, स्टाइल एट्रीब्यूट होगा। स्टाइल टैग तब होता अगर बात होती इंटरनल स्टाइल शीट की। ऑप्शन बी, बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट। किसी भी HTML के एलिमेंट में आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगा सकते हो इनलाइन स्टाइल शीट के लिए। यहाँ पे मैंने बताया आपको एग्जांपल के लिए इनलाइन के लिए, एन इनलाइन CSS इज यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल HTML एलिमेंट। एलिमेंट बोलो या फिर टैग बोलो, बात एक ही है। एन इनलाइन CSS इज यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट। ये इसका एग्जाम्पल दिया मैंने, देखिए 2 टैग लिए हैं मैंने। H1 टैग है एक आपका, H1 लिखा मैंने, ये आपका लिखा स्टाइल एट्रीब्यूट। इसका सिंटेक्स है स्टाइल इक्वल टू कोटेशन मार्क कलर कोलन ब्लू सेमी कोलन, ये इसका सिंटेक्स हो गया। और यहाँ पे मैंने लिखा अ ब्लू हेडिंग, H1 क्लोज, जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। सेम एज में लिखा पी आपका है पैराग्राफ टैग, ये इसका सिंटेक्स हो गया स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड और रेड पैराग्राफ। देखिए ये आपका रेड कलर में होना चाहिए, ये आपका ब्लू होना चाहिए, ये आपका आउटपुट आ गया। अब ब्लू हेडिंग और रेड पैराग्राफ, ये आपका अप्लाई हो गया इनलाइन स्टाइल शीट। अगला क्वेश्चन था आपका व्हाट इज द करेक्ट CSS रूल टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ H1 एलिमेंट।
H1 एलिमेंट में अगर आपने बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 3 बनते हैं, डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बात आती है इन तीनों की, इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा? वैसे ये तीनों सही थे, लेकिन आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। वो इसलिए क्योंकि इसमें कहीं भी आपकी आईडी और क्लास की बात नहीं की गई है। अगर बात होती इसमें क्लास की तो आपका डॉट लगता टैग से पहले, जैसे ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर बात होती आईडी की तब आपका लगता हैश टैग से पहले। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल बात की गई थी कि आपका कैसे आप कलर सेट करेंगे टैग का बैकग्राउंड कलर। आपका आंसर क्या होगा? आप नॉर्मल लिखेंगे H1 बैकग्राउंड कलर कोलन रेड सेमी कोलन कर्ली ब्रेसेस। ऑप्शन ए का सही आंसर होगा, डी तो बी कौन सा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन था आपका, डेकोरेटिव लाइन और टैपर एडेड टू द बिगिनिंग एंड और एंड बिगिनिंग एंड और एंड ऑफ द लेटर स्टैम्प इज कॉल्ड। ये भी आपका ऐसा क्वेश्चन था जो इस पेपर की मेरिट को बना गया, क्योंकि सबको इसका आंसर पता नहीं था। मैक्सिमम कैंडिडेट ने इसका आंसर लगा दिया कर्निंग। कर्निंग इसका आंसर नहीं होता, कर्निंग होता आपका स्पेस के लिए, लेकिन यहाँ बात आपकी स्पेस की नहीं की गई है। इसका आंसर था आपका सेरिफ सिरिफ। समझते हैं इसी कंसेप्ट को। A serif is a decorative line or taper added to the beginning and or end of the letter stamp which create small horizontal and vertical plane with a word। ये देखिए, ये आपका होता है सेरिफ। जहाँ पे मैंने राउंड लगाए हैं इसकी पहचान ये होती है कि आपका ये नॉर्मल लेटर ए है, लेकिन यहाँ पे इसका स्टाइल लगे होते हैं। देखिए यहाँ पे अलग से इसको घुमाया गया है। ये यहाँ बात की गई थी डेकोरेटिव, मतलब ये टेक्स्ट को करता है डेकोरेटिव। देखिए नॉर्मल ये तो आपका ऐसा होता है, लेकिन इसने डेकोरेटिव किया, इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया। और जो आपका ए था नॉर्मल तो ये ऐसा होना था, लेकिन यहाँ से इसने इसको ऐसे कर दिया, घुमा दिया इसको, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव कर दिया, इसलिए इसको बोला गया है सेरिफ। अगला क्वेश्चन था, विच रजिस्टर इज़ यूज एज वर्किंग एरिया ऑफ सीपीयू। सीपीयू के वर्किंग एरिया में कौन सा रजिस्टर आपका काम करता है? डैट इज़ द एक्यूमुलेटर। समझते हैं चारों के कंसेप्ट को। एन एक्यूमुलेटर इज अ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक डाटा। मतलब आपके सीपीयू में जो भी आपका प्रोसेसिंग हो रही है उसको करता है ये इंटरमीडिएट स्टोर। फॉर एग्जांपल आप एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं 2 × 3 + 6 × 5। तो इस केस में मान लो आपका 3 दूनी 6 हो गया, और 6 आपका स्टोर हो गया एक्यूमुलेटर में। उसका क्या होगा? 6 × 5 = 30, ये आपका स्टोर हो गया एक्यूमुलेटर में। लास्ट में क्या करना है? ऐड। तो 30 + 6 हो गया 30 + 6 हो गया 36, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। लेकिन जो आपका बीच का रिजल्ट होता है वो आपका स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। वही बात की गई थी इसमें वर्किंग एरिया की। तो जो आपका वर्किंग एरिया है उसमें आपका एक्यूमुलेटर काम करता है स्टोरेज के लिए। अगला आता है आपका स्टैक पॉइंटर। ऑप्शन बी में देखा था स्टैक पॉइंटर। ये देखिए, अ स्टैक पॉइंटर इज अ स्मॉल रजिस्टर दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ द लास्ट प्रोग्राम रिक्वेस्ट इन स्टैक। स्टैक में जो लास्ट प्रोग्राम की रिक्वेस्ट की गई होगी उसको करता है पॉइंट। स्टैक आपका कुछ इसी कैसे होता है, इसको बोलते हैं टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्टैक। जिस आइटम पे पॉइंटर लगा हुआ उसको बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। अगला आता है आपका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर आपका टाइप ऑफ रजिस्टर है, ये आपका रजिस्टर का टाइप है। इट होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन आपकी अगली परफॉर्म होनी है उसके एड्रेस को करता है ये होल्ड। लास्ट आता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इट होल्ड अ मशीन इंस्ट्रक्शन दैट इज़ करंटली एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शन आपकी करंटली एग्जीक्यूट हो रही है उसको करता है होल्ड। ये आपके चारों हो गए। चारों आपको इसलिए बताया मैंने क्योंकि आपको पता है कि CS सोल्यूशन में आपको मिलता है हमेशा एडवांस नॉलेज हर एक क्वेश्चन की, तभी आपको चारों डिस्कस किए। आपको पता होना चाहिए कि इसमें बाकी के 3 आंसर क्यों नहीं हुए, एग्रीमेंट आंसर क्यों हुआ। अगला क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज एंड इट इज़ नॉट अलाउड टू बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट। इनमें से आपका कौन सा एड्रेस है जो आपका प्राइवेट यूज़ के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए, बाकी आपका कोई नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आपकी प्राइवेट IP एड्रेस की रेंज क्या होती है, अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए क्लास A, क्लास B, क्लास C, ये क्लासेस है। क्लास ए का प्राइवेट रेंज होती है 10.0.0 से लेकर 10.255.255.255। क्लास बी की होती है 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255। और क्लास सी की होती है 192.168
0.0 से लेकर 192.168 255 255। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें ये रेंज मिल चुकी है। देखिए ये जो रेंज है ये इसी के अंदर आ रही है, इस रेंज के अंदर, इसलिए आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर। आपकी जो OS मॉडल है उसमें एप्लीकेशन और सेशन के बीच में कौन सी लेयर होती है। अगर आपको सारी लेयर याद थी तो आप इसको इजीली कर सकते थे, लेकिन अगर आपको लेयर याद नहीं थी तो आप इसको नहीं कर सकते थे। ये देखिए आपका 7 लेयर मॉडल था OS मॉडल का। फर्स्ट डाटा लिंक फिजिकल लेयर, सेकंड डाटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एप्लीकेशन और सेशन के बीच, एप्लीकेशन और सेशन के बीच कौन सी है आपकी। देखिए एप्लीकेशन और सेशन के बीच कौन सी है, प्रेजेंटेशन लेयर। ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, प्रेजेंटेशन लेयर। एडवांस नॉलेज की बात की जाए तो ये 3 आपकी है सॉफ्टवेयर लेयर, और लास्ट के 3 आपकी क्या है, ये आपकी हार्डवेयर लेयर है, ये आपकी सॉफ्टवेयर लेयर है, और ये जो बच गई ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको बोलते हैं OS मॉडल का हार्ट। अगला क्वेश्चन था आपका कैट 5, कैट 6, कैट 7, ये टाइप किसके हैं। इनका पूरा नाम होता है, कैट 5 का मतलब है कैटेगरी 5 केबल, कैटेगरी 6 केबल, कैटेगरी 7 केबल। ये आपकी होती है UTP केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। UTP इज द पार्ट ऑफ ट्विस्टेड पेयर एंड ट्विस्टेड पेयर इज द पार्ट ऑफ गाइडेड मीडिया। अगला क्वेश्चन था विच कनेक्टर आर यूज विद UTP केबल। UTP केबल में आपका कौन सा कनेक्टर यूज होता है, डेट इज द RJ45। पूरा नाम क्या है, रजिस्टर जैक 45। यहाँ पे दिए गए हैं 2, RJ11 RJ45। आपका आंसर RJ45 क्यों हुआ, समझते हैं इसके कंसेप्ट को। RJ45 connector commonly connect to category 5, category 6 cable, while RJ11 simply connect to टेलीफोन केबल। ये दोनों दोनों डिफरेंस है। जो आपका RJ11 है रजिस्टर जैक 11, ये आपका टेलीफोन केबल को करता है कनेक्ट, लेकिन जो आपका RJ45 है ये आपका कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6 को करता है कनेक्ट। और जो आपकी कैट 5 कैट 6 है दोनों आपकी किसके पार्ट है, UTP के। और ये इसमें बात की गई थी UTP केबल की, इसलिए आपका आंसर आया RJ45। अगला क्वेश्चन था विच कंप्राइजेज ऑफ अ सीरीज ऑफ रैम इंडिकेट सर्किट दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन अ मदरबोर्ड मेमोरी स्लॉट। इसका आंसर होगा आपका डिम, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। समझते हैं चारों के कंसेप्ट को। ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज रिलेटिवली 64 bit, enabling fast data transfer. DIMM is a module that contains one or several random access memory chips on a small circuit board with pins that connect to the computer motherboard. ये क्वेश्चन पूछा गया था कि which comprises the RAM IC that can be installed in motherboard, that is the DIMM. अगला क्वेश्चन था, अगला था आपका ऑप्शन NIC। NIC क्या आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट, typically a circuit board or chips which is installed in a computer to connect a network. अगला था आपका SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर फिजिकली कनेक्टिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइस, एंड SCSI is used to increase performance, delivering fast data transmission and provide large expansion for device such as CD-ROM drive, scanner, DVD drive and CD writer. अगला था आपका PCMCIA। इसका पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। PCMCI card is a hardware interface that are slightly bigger than a standard credit card and enabling additional functionality for laptop, computer and portable device. अगला क्वेश्चन आता है आपका which power of a computer is turned on when power of computer is turned on a diagnostic test is carried out to check the keyboard, RAM, disk drive। मतलब जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जो आपका चेक करता है आपके सारे हार्डवेयर को, दैट इज़ दी पोस्ट। मैक्सिमम कैंडिडेट ने इसका आंसर किया बायोस। बायोस इसका आंसर नहीं होगा, बायोस के अंदर ही आता है आपका पोस्ट। यहाँ पे आपकी हिंट दी गई थी टेस्ट। टेस्ट कौन सा आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। समझते हैं इसके कंसेप्ट को। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ अ फर्मवेयर स्टोर्ड इन अ चिप ऑन योर कंप्यूटर मदरबोर्ड। ये आपके मदरबोर्ड में एक फर्मवेयर है जो आपका चिप की फॉर्म में होता है
एंड द बायोस परफॉर्म, जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है, बूट होता है, जो आपका सबसे पहले सॉफ्टवेयर रन होता है, आपका बायोस रन करता है, और बायोस के अंदर रन करता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस टेस्ट का काम क्या है? इट check the all hardware which initialize and test your computer hardware, then it locate and run your boot loader और load your operating system directly। आपके जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड है कंप्यूटर सिस्टम में, सबको ये चेक करेगा उनकी परफॉर्मेंस को कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ही आपका ओएस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोड होगा सेकेंडरी मेमोरी से रैम में। अगला क्वेश्चन था आपका, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दैट स्विच वन ऑफ सेवरल इनपुट लाइन थ्रू अ सिंगल कॉमन आउटपुट लाइन। इसका आंसर था आपका मल्टीप्लेक्सर। इसमें आपके डिकोडर भी आपका कॉम्बिनेशन सर्किट है, लेकिन काउंटर आपका सिक्वेंशियल है, तो काउंटर आपका होगा एलिमिनेट। रजिस्टर तो अलग बात होती है। समझते हैं कंसेप्ट को। काउंटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम एंड इवेंट अकर। Register are the type of computer memory used to quickly accept, store and transfer the data and instruction that are being used immediately by the CPU. The register used by CPU are often termed as processor register. Decoder। अब देखते हैं डिकोडर और मल्टीप्लेक्स में क्या डिफरेंस था। डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट हैज़ एन इनपुट लाइन एंड मैक्सिमम ऑफ 2n आउटपुट लाइन। मतलब अगर आपकी 4 इनपुट लाइन है तो आउटपुट आपकी कितनी होगी? 16। लेकिन जो आपका मल्टीप्लेक्स है वो क्या करता है, इसमें आपकी नंबर ऑफ इनपुट लाइन होती है, लेकिन इन सबको ये सिंगल आउटपुट में करता है कन्वर्ट। देखिए, मल्टीप्लेक्स इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट हैज़ मैक्सिमम 2n डाटा इनपुट। आपकी मैक्सिमम 2n इनपुट होगा, लेकिन जो आपकी n सेक्शन लाइन होगी, n सिंगल आउटपुट लाइन, one of these data input will be connected to the output based on value of section line। ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि which is a combination circuit that switch one of several input line, मतलब आपकी बहुत सारी इनपुट लाइन है, उनको स्विच करके सिंगल कॉमन आउटपुट लाइन में कौन करता है कन्वर्ट? मल्टीप्लेक्सर। अगला क्वेश्चन था आपका, विच फीचर ऑफ विंडो 10 अलाउ द यूजर क्विकली मिनिमाइज ऑल विंडो एक्सेप्ट ऑल ओपन विंडो एक्सेप्ट द एक्टिव वन। मतलब आपने 5-6 विंडो खोली है, अगर आप चाहते हैं कि सारी विंडो बंद हो जाए लेकिन जिसमें मैं काम कर रहा था वो ओपन रहे, तो आप क्या करेंगे? उस विंडो पे जाएंगे जिस पर आप काम कर रहे थे, और इस पॉइंट में जो उसका टाइटल बार होता है वहाँ पे आपने करना है माउस को शेक, लेफ़्ट एंड राइट को करना है जोर से शेक करना है आपने। जैसे आप इसको हिलाएंगे लेफ़्ट एंड राइट माउस को अपने हाथ से, तो आपका जो विंडो है जिसमें आप काम कर रहे थे वो आपकी ओपन रहेगी, बाकी सब बंद हो जाएगी, मतलब मिनिमाइज हो जाएगी। आंसर होगा शेक। अगला क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सभी से सही नहीं हुआ क्योंकि इतनी डीप नॉलेज किसको नहीं होती। व्हेन यू क्लिक अ प्लेस होल्डर और एन ऑब्जेक्ट इन MS पावर पॉइंट डैश साइजिंग हैंडल अपीयर अराउंड इट। जिस कैंडिडेट ने MS ऑफिस को डिटेल में पढ़ा था उसका क्वेश्चन ये 100% सही होगा, लेकिन जिस कैंडिडेट ने MS ऑफिस को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा उसका आंसर ये गलत हुआ होगा। इसी में बाबा आपको बोलता हूँ कि अपने कंसेप्ट पक्के कीजिए, MCQ लास्ट में कीजिए। इसका आंसर था आपका 8। वो 8 कैसे हुआ? देखिए, जब भी आप MS पावर पॉइंट खोलते हैं, आप जब स्लाइड को करते हैं ऐड, देखिए आपका पहले आता है क्लिक टू ऐड टाइटल, और उसके नीचे आता है आपका प्लेस होल्डर। ये था आपका प्लेस होल्डर। इसमें टोटल कितने हैंडल है? 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्वेश्चन में बात की गई थी। व्हेन यू क्लिक अ प्लेस होल्डर, जब आपने किसी प्लेस होल्डर पे या फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो उसमें साइजिंग के लिए कितने हैंडल अपीयर होते हैं? 8। मतलब आप इसको यहाँ से भी रिसाइज कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जहाँ जहाँ आपके निशान बने हैं वहाँ से आप इसको कर सकते हो रिसाइज, छोटा या बड़ा। अगला क्वेश्चन था, अ पावर पॉइंट डैश इज़ अ पैटर्न और ब्लू प्रिंट ऑफ अ स्लाइड और ग्रुप ऑफ स्लाइड दैट इज सर्व्ड एज .potx। मतलब .potx किसकी होती है एक्सटेंशन? टेम्पलेट की। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन CPU डिपेंडेंट। CPU के ऊपर कौन सी लैंग्वेज डिपेंड करती है? आपकी असेंबली, क्योंकि ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है
जो आपकी जावा, पाइथन, सिक्वल ये आपकी हाई लेवल की है, ये आपकी सी पे डिपेंड नहीं करती, असेंबली करती है। ऑप्शन बी सही आंसर था इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से आपका कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर था? ये था आपका कंपाइलर। कंपाइलर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, मीडिया प्लेयर ये आपके हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। विच एरर इन अ प्रोग्राम लीड टू अनडिजायर्ड और इनकरेक्ट आउटपुट, ऐसा कौन सा एरर होता है जिससे आपका इनकरेक्ट रिजल्ट आता है या फिर अनडिजायर्ड आउटपुट आता है? दैट इज़ दी लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर को बोलते हैं हम सिमेंटिक एरर, क्योंकि ये एरर ऐसा होता है जो आपका कंपाइलर कैच नहीं कर पाता। कंपाइलर इसको कैच नहीं कर पाएगा, कंपाइलर सिर्फ आपका सिंटैक्स एरर को करता है काउंट। क्योंकि बोलने का मतलब है, अगर आपने करना था 2+3 लेकिन गलती से आपसे हो गया 2×3, तो आपका रिजल्ट गलती आएगा। आप कर रहे हैं एक्सपेक्ट रिजल्ट 5 का, लेकिन रिजल्ट आपका आएगा 6। तो इसमें आपका कंपाइलर कुछ नहीं कर सकता, कंपाइलर को नहीं लगेगा पता कि गलती कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन था आपका अगेन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, जिससे मेरिट बनेगी इस पेपर की, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सब कैंडिडेट को पता नहीं था, सिर्फ उसको पता था जिसने पढ़ा है डीप में MS पावर पॉइंट को। यहाँ पूछा गया है विच ए ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट, MS पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा आपका ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? दैट इज़ दी ड्रॉप कैप। बाकी आपके तीनों होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के थ्रू, ट्रांजिशन में आप जब जाएंगे तो आपको ऐसे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये आपके फेड एंड डिजॉल्व हो गए, ये आपका डिजॉल्व है, ये आपका फेड है, वाइब्स होते हैं आपके, और पुश एंड कवर होता है। ये आपके थे चेकबॉक्स, चेकबोर्ड, ये आपके थे चेकर बोर्ड, ये आपके चेकर बोर्ड थे ये दो, ये आपके रैंडम हो गए। लेकिन यहाँ पे कहीं भी ड्रॉप कैप नहीं है, इसलिए आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी। When you install a new program on a computer, it is typically added to the all programs. इसमें आपने ज़्यादा नहीं सोचना था। अगर आपको ऑप्शन में आता स्टार्ट मेन्यू, तब आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपका स्टार्ट मेन्यू नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम्स है, जो कि गलत है। अगर स्टार्ट मेन्यू होता तब आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन स्टार्ट मेन्यू नहीं है। जब भी आप किसी प्रोग्राम को करते हैं इंस्टॉल, वो आपका बाय डिफॉल्ट कहाँ से जाता है? ऑल प्रोग्राम्स में, उसी के अंदर वो स्टेट होता है। अगला क्वेश्चन था विच टर्म इज़ यूज इन MS वर्ड टू डिस्क्राइब दी एक्ट ऑफ करेक्टिंग समथिंग, अगर आप किसी को करेक्ट करते हो किसी चीज़ को MS वर्ड में, उसको बोलते हैं एडिटिंग। अगला क्वेश्चन था, मैंने आपको जो शुरू में क्वेश्चन कराया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट दी सेल कंटेंट। यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया गया है, पूछा गया है कि जो आपका MS एक्सेल में सेल होता है, उसमें जो कंटेंट होता है उसकी लाइमिट क्या होती है? किसने इसका आंसर किया लेफ्ट, किसने किया राइट, किसने किया सेंट्रली। लेकिन जब बात कंटेंट की हो रही है तो कंटेंट में आपका नंबर भी आएगा और टेक्स्ट भी आएगा, इसलिए आपका आंसर क्या बनता था? ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट अलाइंड लेफ्ट एंड नंबर अलाइंड राइट, इसलिए आपका आंसर सी हुआ। और फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन था इन DBMS विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ डाटा इज स्टोर्ड। MS DBMS में ऐसा कौन सा लेवल है जो बताता है आपका कि डाटा आपका कैसे स्टोर किया जाता है? दैट इज़ दी फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल में आपका होता है कि डाटा आपका कैसे स्टोर है, डाटा आपका एक्चुअल में मेमोरी में किस तरीके से स्टोर किया गया है, दैट इज़ डिफाइन इन फिजिकल लेवल। लेकिन अगर बात की जाए कंसेप्चुअल लेवल की, कंसेप्चुअल लेवल आपका वो होता है जिसमें आपको देखते हैं डाटा आपका लॉजिकली किस तरीके से प्रेजेंट है टेबल की फॉर्म में। टेबल की फॉर्म में आपका डाटा कैसे स्टोर हो, कैसे प्रेजेंट है लॉजिकली, दैट इज़ दी कंसेप्चुअल लेवल। और स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है आपका विच डिस्क्राइब दी होल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। आपके डाटाबेस का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं स्कीमा, जिसमें आपके सारे लगते हैं कंस्ट्रेंट्स, रूल एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन था आपका पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्री पोस्टेड ऑन अ वेब। वेब में आप जो आपकी जर्नल एंट्री होती है या फिर पर्सनल ब्लॉग होते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉग्स। अगला क्वेश्चन था वर्म्स नॉर्मली मूव अराउंड एंड इन्फेक्ट अदर मशीन। जो आपके वर्म्स होते हैं राइट वंस रीड मैनी, मैंने आपको बताया था जो आपका वर्म मेलवेयर है जब अटैक करता है नेटवर्क के थ्रू, आपके नेटवर्क की स्पीड को ये स्लो कर देता है और इसको ये डिस्टर्ब कर देता है आपके नेटवर्क को, नेटवर्क की पूरी कार्यप्रणाली को करता है डिस्टर्ब। नैंड गेट कैन बी यूज टू परफॉर्म विच टाइप ऑफ ऑपरेशन। जो आपका नैंड गेट होता है ये आपका यूनिवर्सल गेट है, इसलिए आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज।
नैंड का मतलब क्या होता है, नॉट ऑफ एंड। नॉट एंड तो आने था, लेकिन कुछ कैंडिडेट ने इसका आंसर और नहीं लगाया। उनको लगा कि नैंड से आपका और नहीं बन सकता, लेकिन नैंड आपका यूनिवर्सल गेट है। जो गेट आपका यूनिवर्सल है उसे तो ऑब्वियसली आपका नो और गेट बनेगा। इसलिए आपका आंसर हुआ डी। द कंपाइलर कन्वर्ट योर C++ इंस्ट्रक्शन इनटू ऑब्जेक्ट कोड, दैट इज़ द मशीन कोड। जो प्रोग्राम आप लिखते हो उसको बोलते हैं सोर्स कोड, लेकिन जब वो प्रोग्राम चेंज होता है आपका मशीन लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। अगला क्वेश्चन, MS DOS में आप जब फाइल का नाम लिखते हो, उसमें आप कितने कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं लेंथ में? 8 कैरेक्टर। MS DOS में जो आपकी फाइल नेम होगा उसको आप 8 लेंथ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, MS DOS सपोर्ट फाइल नेम अप टू डैश कैरेक्टर इन लेंथ। आप MS DOS में जब फाइल नेम करते हैं उसमें आप 8 कैरेक्टर मैक्सिमम लिख सकते हो, 8 से ज़्यादा नहीं। सेशन काफ़ी लंबा था आज का। इसी के साथ पेपर के आपके 60+ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराया आपको। 60+ क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन थे ये जो इस पेपर की मेरिट को करेंगे डिसाइड। मतलब कंप्यूटर में आपके 140 क्वेश्चन थे, तो अगर ये सब क्वेश्चन कैंडिडेट ने सही किए होंगे जो मैं आपको अभी बताया, तो डेफिनेटली उसका स्कोर कंप्यूटर में 135 आया ही होगा। ये मैं आपको देता हूँ गारंटी, क्योंकि कंप्यूटर पेपर आपका काफ़ी ईजी था इसमें। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मतलब अगर आप नए कैंडिडेट हो, आज आपने पहली बार इस चैनल को खोला है, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। क्योंकि अभी आपको इस चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलना है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक जो भी मटेरियल मैंने दिया है सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा और कंटेंट कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना और अपने हर दोस्त को, हर फ्रेंड को करना शेयर। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो with new content, new knowledge. Thank you. Have a nice day.